चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान का यह है आपका परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न बैंक से रिलेटेड प्रश्न आपको बताएंगे। और मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा प्रश्न बैंक जारी कर दी गई है और उस प्रश्न बैंक के आधार पर ही आपको सभी विषय की तैयारी करनी है। और एक बात ध्यान रखना आप सभी कि प्री बोर्ड जो परीक्षा है आपकी 12 तारीख से स्टार्ट है। आप सभी के पास में टाइम टेबल आ ही गया होगा। 12 तारीख से लेकर के तो आपकी 27 तारीख तक प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो चलने वाला है। और प्री बोर्ड में भी आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे जो प्रश्न बैंक में दे दिए गए हैं। तो जो ये प्रश्न बैंक है, आज का विषय हमारा रहेगा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10th MP बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड का सिलेबस पूरा हम बता रहे हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड करे हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बताए हैं हल सहित, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए। आपको प्री बोर्ड क्लास 10th इस प्रकार से एक प्री बोर्ड परीक्षा के जितने भी मॉडल पेपर हैं वो मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में आपको वो उपलब्ध हैं, ध्यान रखें, आप विजिट करके देख सकते हैं। और अभी हम जानेंगे इसमें सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक बात याद रखना, अध्याय 1 और अध्याय 2 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो हमारे कब के कंप्लीट हो चुके हैं, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इसी प्रकार की अपडेट डेली प्राप्त होती रहेगी। ये आपका चैप्टर 1 है, मतलब इकाई 1 भूगोल। इसमें भारत में संशोधन भाग 1 इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं। और उसके बाद में ये मैं बता रहा हूँ सेकंड चैप्टर के भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि नेक्स्ट करना है ये आपकी इकाई 5 और अध्याय 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सारे जितने भी सही विकल्प है आप इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, बाकी सारे वीडियो उसमें अपलोडेड हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो असम सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। याद रखना, सर्वाधिक बाढ़ कहाँ पर आती है? असम में आती है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी बिहार और कच्छ। उत्तरी बिहार और कच्छ जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। याद रखना, उत्तरी बिहार और कच्छ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी। कहाँ पर हुई थी सुनामी से? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जनहानि हुई थी और ईयर है आपका 2004, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तर का पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था विश्व स्तर का पहला भू शिखर सम्मेलन। तो याद रखना, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना रहता है, ठीक है। ये तो आप इतनी कॉमन बात तो जानते हैं लेकिन फिर भी बता दिया, ठीक है। विश्व स्तर का पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन सी है? तो सड़क दुर्घटना मानव जनित आपदा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने से निम्न दुर्घटना हो सकती है, तो सड़क दुर्घटना हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? असम है। आपदाओं के 2 वर्गों के नाम है, एक तो प्राकृतिक आपदाएं और मानवकृत आपदाएं। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। याद रखना, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारत में तटीय सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है उड़ीसा। उड़ीसा खालिस्तान में आ जाएगा। अगला है, भूकंप एक ऐसा संकट है जो प्रभावी होता है, अचानक प्रभावी होता है। भूकंप अचानक आ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावी होता है। तो याद रखना, 11वें का उत्तर क्या आएगा? अचानक। अगला देखिए, नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना क्या कहलाता है? बाढ़ आपदा कहलाता है। जैसे नदी के अलावा अगर जो जल है वो आसपास की भूमि पर फैल जाता है तो वो कौन सी आपदा होती है? तो वो होती है बाढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है। ये असत्य है दोस्तों, ठीक है, कि जो सुनामी आपदा है उसके कारण जो जल है वो शांत नहीं रहता है, ठीक है, बड़ी बड़ी लहरें उठती है उसमें, तो ये असत्य है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है। ये सही है,
कि जो भूकंप और ज्वालामुखी आता है तो जो धरातल है, ठीक है, धरातल पर क्या होता है, अचानक, ठीक है, हलचल पैदा हो जाती है, धरातल पर हलचल पैदा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित होता है। ये बिल्कुल गलत है, धीरे धीरे प्रभावित नहीं करता है, वो एकदम से प्रभावित करता है, भूकंप अचानक आ जाता है, ठीक है। तो भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे प्रभावित करता है, ये असत्य है। अगला है, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि जो आपदा का कारण है, ठीक है, उसके कारण अगर मान लीजिए कोई भी नुकसान हो जाता है, अगर आपदा के कारण कोई सा भी नुकसान हो जाता है तो आपदा प्रबंधन किसके द्वारा, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के द्वारा उसको, उस नुकसान को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये सही है। अगला देखिए, अगला आपका इस प्रकार है, 17वां क्वेश्चन देखिए, आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक है। ये बिल्कुल गलत है। चाहे कोई भी आपदा हो, ठीक है, या प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानवीय आपदाएं हो या मानव निर्मित आपदाएं हो, दोनों फसलों के लिए तो लाभदायक नहीं होती है, मतलब कि हानिकारक होती है। याद रखना, हानियाँ उत्पन्न होती है, आपदा कोई सी भी हो हानि ही उत्पन्न करेगी। तो इसका करेक्ट है गलत, ठीक है। मतलब ध्यान रखना, आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक है क्या, बिल्कुल लाभदायक नहीं है, असत्य होगा इसका। आपदाएं एक अप्राकृतिक घटना है, अप्राकृतिक घटनाएं नहीं, ये प्राकृतिक घटनाएं होती है, ठीक है। प्राकृतिक भी होती है और मानव निर्मित भी होती है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। अप्राकृतिक है क्या, तो बिल्कुल असत्य है, ये ध्यान रखना। प्राकृतिक भी होती है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, बाढ़, सूखा, या फिर कह सकते हैं हम जितने भी, जैसे मान लीजिए एकदम से जो क्षेत्र में पानी अगर आ जाता है ज़्यादा वर्षा के कारण, तो बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है, और अगर पानी नहीं गिरता है तो सूखा की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, कच्छ। कच्छ देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है। तो भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी ढालों को पुनः वनस्पति युक्त बनाकर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाता है। तो याद रखना, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है, तो याद रखना कि प्राकृतिक वनस्पति को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। किसको बढ़ावा दिया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति को। अगला प्रश्न है, तट बांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, जो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है वहां पर जो तट बांध है उनका निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना क्या मापा जाता है। तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि जो भूकंप है वो कितनी तीव्रता का था, ठीक है, कितनी तीव्रता का था, याद रखना। तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 2004 सुनामी का अधिकेंद्र कहाँ था। तो इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित असह के पास 2004 में 8.9 की तीव्रता का भूकंप आया था। तो इसमें क्या पूछा है, अधिकेंद्र पूछा है, इंडोनेशिया का उत्तरी भाग में स्थित असह। तो जो असह है ये अधिकेंद्र था, ये याद रखना, ठीक है। और भूकंप कितनी तीव्रता का आया था, ये 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था 2004 में इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव जनित आपदा क्या है। तो मानव जनित मतलब कि ऐसी आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न होती है, उसका कारण मानव होता है, मनुष्य अगर उसका कारण है तो वो आपदा कौन सी कहलाएगी, वो मानव जनित कहलाएगी, ठीक है, मानव जनित आपदा कहलाएगी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ऐसी समस्त आपदाएं जिनका कारण मनुष्य होता है वो मानव निर्मित आपदा होती है, जैसे सड़क दुर्घटना, आणविक बम विस्फोट, ये मानव जनित आपदाएं हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 25, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है, और सही जोड़ी बनाना क्या, अभी याद कर लेना है। पहला देखिए रिक्टर पैमाना, तो इसमें याद रखना भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप 8.9 की तीव्रता का आया था 2004 में इंडोनेशिया में, ठीक है, जैसा अभी हमने एक प्रश्न पहले किया था वो अभी बताया था जो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महामारी। तो जो महामारी है ये संक्रामक रोग है, ठीक है, संक्रामक रोग के कारण महामारी फैल जाती है, ठीक है। अगला देखिए जहरीली गैस, तो MIC
ठीक है। जहरीली गैस MIC, ये भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी उसमें यही गैस का रिसाव हुआ था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसका रिसाव हुआ था 1983 में, ठीक है, भोपाल में। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक गैस रिसाव। तो रासायनिक, अच्छा 1983 नहीं है दोस्तों, 1984 है। आई एम रियली सॉरी, 1984 है। 1984 में क्या हुआ था कि जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, वहाँ पर गैस का रिसाव हुआ था, MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, ठीक है। और ये जहरीली गैस थी जिसको एशिया की त्रासदी भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, 1984 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपदा संगठन पर संगोष्ठी। तो इसमें आएगा जापान, ठीक है, जापान। और रासायनिक गैस रिसाव 2-3 दिसंबर, ये आ चुका है देखो, 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल। और कौन सी गैस थी? तो MIC थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट देखिए इकाई 6 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 1600 ईस्वी में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी कौन थे? तो तात्या टोपे। बुंदेलखंड के जो सेनानी थे वो थे तात्या टोपे। और कब की बात है? यह है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस 1857 की क्रांति का कारण था, मतलब कि तात्कालिक कारण कह सकते हैं हम। तो 1857 के स्वतंत्र संग्राम में बुंदेलखंड के सेनानी तो तात्या टोपे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कानपुर में आंदोलन शुरू किया गया था। कानपुर में किसके द्वारा आंदोलन शुरू किया था? तो नाना साहेब ने आंदोलन शुरू किया था कानपुर से। कानपुर से जो 1857 का जो संग्राम था ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो याद रखना उसमें क्या आएगा? नाना साहेब आएगा। अगला देखिए, पंजाब के गवर्नर ओ डायर को गोली मारकर हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, उसी के देश में जाकर, ठीक है। और क्यों की थी ये भी मैं बता दूं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी और वहां पर इस जनरल डायर ने, ठीक है, जनरल डायर ने उस भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें लगभग 1000 से लेकर 2000 लोग मारे गए थे। तो इसीलिए जो उधम सिंह है, उधम सिंह ने क्या करा था कि जनरल डायर को इसी कारण गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो उधम सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या आएगा? ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। इसके बाद में अगला देखिए दोस्तों, इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1875 में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। अब रिक्त स्थान देखिए, बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर स्थान पर भेज दिया गया था। तो जो बहादुर शाह द्वितीय है उनको बंदी बनाकर कहाँ पर भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने की नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। हड़प नीति, फूट डालो और राज्य करो, ठीक है। हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आए तो। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार किसको दिया? ब्रिटिश सरकार को दिया। वायसराय की प्रक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। लिटन, लॉर्ड लिटन, इसकी प्रतिक्रियावादी जो नीति थी वो भेदभावपूर्ण थी। और कौन सी भेदभावपूर्ण थी? प्रजातीय भेदभावपूर्ण थी, ठीक है, प्रजातीय भेदभावपूर्ण थी, याद रखना इसमें, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का संस्थापक किसको माना जाता है? A.O. ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगला है वंदे मातरम
वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में सत्य असत्य देखिए। 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी, ये असत्य है। तात्कालिक कारण क्या था? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1857 की जो क्रांति थी उसका कारण हड़प नीति थी? बिल्कुल नहीं थी, है ना, तो असत्य होगा। जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 की ही क्रांति थी, ये बिल्कुल सही है। जन आंदोलन और सामूहिक आंदोलन ये 1857 की क्रांति थी। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखिए। 1857 इसकी क्रांति प्रथम स्वतंत्र संग्राम थी, बिल्कुल सही। इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। ठीक है, समझ लेना इसको कि 1857 की जो क्रांति थी उसे क्या कहा गया है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और एक और माना जाता है, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसे क्या माना है? सैनिक विद्रोह भी माना है। सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी दी है 1857। अब नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी थे, सत्य। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है 1867 ईस्वी है ना, 67 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। इसके बाद में एल्बर्ट बिल प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता है, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को क्या किया गया? याद रखना, ये किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस कर्जन के द्वारा किया गया था, याद रखना। अगला देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या थे? तो ये उत्तर है, याद रखना इसको। चलो मैं बता ही देता हूँ। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। फलस्वरूप उन्हें बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को। और यही 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण भी था। ठीक है, तो तात्कालिक कारण क्या था? याद रखना, चर्बी युक्त कारतूस। तो पूरा पूरा ये इसे लिख भी सकते हो आप, अच्छे अंक मिलेंगे सारे। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद में अगला देखिए। अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख 4 केंद्र कौन से थे? तो 4 केंद्र थे। एक तो था दिल्ली, ठीक है, उसके बाद में मेरठ, मेरठ के बाद में झांसी, और झांसी के बाद में बैरकपुर। ये 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, 4 प्रमुख केंद्र थे, दिल्ली, मेरठ, झांसी और बैरकपुर। बैरकपुर बंगाल है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखिए। अगला है आपका 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रतीक थे? अच्छा, प्रतीक क्या थे? तो प्रतीक याद रखना, एक तो रोटी और कमल। ठीक है, ये रोटी और कमल, ये 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के प्रतीक थे।
ये, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट ये होगा रोटी और कमल। सही जोड़ी और बना लेते हैं। इसके बाद में जो ये इकाई 7 है ये नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। चलिए सही जोड़ी मिलाइए इसमें, बेगम हजरत महल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों वो आएगा अवध, ठीक है। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे इनका याद रखना बैरकपुर बंगाल। तात्या टोपे, तो इनमें याद रखना शिवपुरी, तात्या टोपे शिवपुरी। नाना साहब, तो नाना साहब इनके याद रखना बिठूर, ठीक है, बिठूर। और बहादुर शाह जफ़र, तो जो बहादुर शाह जफ़र है उनका संबंध कहाँ से है, दिल्ली से है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद, तो जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगले जो भी जितने भी आपके जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके सारे मैं बताऊंगा। इकाई 7 और स्वतंत्रता आंदोलन की से संबंधित घटनाएं, और उसके बाद में ये रहेगा आपका नागरिक शास्त्र जिसमें भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बाद में आपकी भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, और उसके बाद में प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, और प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियों के बाद में आता है आर्थिक विकास की कहानी, आर्थिक विकास और नियोजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार गारंटी योजना, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली। इसके बाद में आपके ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे उपभोक्ता जागरूकता, और उसके बाद में देखें ये देख सकते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे उपभोक्ता जागरूकता तक। और आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और ये वार्षिक परीक्षा के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ही है। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा। और किस पर आधारित है, ये प्रश्न बैंक पर आधारित है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस प्रकार की अपडेट डेली आ रही है। थैंक यू।